हेलो फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे संसद की संरचना में लोकसभा के बारे में। लोकसभा की संरचना के बारे में आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं और लास्ट में हम एक टेस्ट भी लगाएंगे जिससे कि आपको अंदाजा हो जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन लोकसभा से संबंधित एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति के बारे में हम पहले ही एक लेक्चर में देख चुके हैं और राज्यसभा के बारे में हम बाद में किसी लेक्चर में देखेंगे। इसके लिए अलग से एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा मैं। तो आज का हमारा मेन फोकस रहेगा लोकसभा पर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए देखिए आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर एसएससी इनग्रेव नाम से चैनल को सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको यहाँ की यूट्यूब चैनल की जितनी वीडियो आती है उनसे संबंधित जानकारी मिलती रहती है और यहाँ पर आपको अनअकैडमी पर काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि डेली लाइव क्लास हुआ। इसमें लाइव क्लास लेते हुए अपने एजुकेटर के साथ डिस्कशन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए लाइव टेस्ट और क्विज़ेज आपको देने को मिलेंगे। इसमें आप अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं, किस स्तर की आपकी तैयारी होती जा रही है ये आपको पता चलता रहेगा मॉक टेस्ट के द्वारा। ठीक है। और यहाँ पर देखिए जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का कंप्लीट कोर्स आपको उसी के सिलेबस के हिसाब से मिल जाएगा, अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी लेक्चर आप एक ही बार देख सकते हैं। किसी भी लेक्चर को आप कितनी बार देख सकते हैं और कितने भी टीचर का वो आप लेक्चर देख सकते हैं। जितने भी टीचर आपके कोर्स से संबंधित अनअकैडमी से जुड़े होंगे उन सभी का लेक्चर आप वो देख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है उसकी। और अगर अभी तक आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जिस भी एग्जाम के कोर्स को आप खरीदना चाहते हैं अनअकैडमी पर खरीद सकते हैं और पा सकते हैं 10% का डिस्काउंट। ठीक है। देखिए जैसे कि आपको एसएससी का कोर्स खरीदना है तो एसएससी के कोर्स के लिए आपकी 12 मंथ की फीस होगी 6,000 रुपये। लेकिन अगर इसमें आप मेरा SHAM कोड यूज करते हो तो आपको पूरे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपकी एक साल की फीस हो जाएगी 5,400 रुपये। 600 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 600 रुपये यहाँ पर माइनस हो जाएंगे। और अगर आपका टारगेट लंबा है, 24 मंथ का टारगेट है, मतलब 2 साल का टारगेट है पूरे, तो 2 साल के लिए देखिए बिना डिस्काउंट के आपकी फीस होगी 7,200 रुपये। लेकिन अगर इसमें आप मेरा SHAM कोड यूज करते हो मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट और उसके बाद आपकी फीस हो जाएगी 6,480 रुपये। ठीक है। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। इस प्रकार से आप अपना कोर्स खरीद सकते हैं और आप पा सकते हैं 10% का डिस्काउंट। तो आज के इस लेक्चर में हमें देखना है संसद में लोकसभा की संरचना के बारे में। तो यहाँ पर देखिए संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी होती है संसद। अब इससे संबंधित संविधान में क्या प्रावधान किया गया है ये भी हमें पता होना चाहिए। अब इनसे संबंधित संविधान में क्या प्रावधान किया गया है ये भी हमें पता होना चाहिए। इनसे संबंधित जो संविधान में आर्टिकल हैं वो हमको याद होने चाहिए, क्योंकि देखिए डायरेक्ट आर्टिकल भी पूछ लेते हैं कि इस बारे में किस आर्टिकल में दिया है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए 79 में संसद के बारे में दिया गया है और 80 में राज्यसभा और 81 में 81 में लोकसभा के गठन के बारे में दिया गया है। तो इसको याद करने के लिए एक शब्द भी है सरला, स र ला, सरला। तो 79 में सा से हम याद करेंगे संसद को, 80 में रा से हम याद करेंगे राज्यसभा को और 81 में हम ला से याद करेंगे लोकसभा को। तो 79 में संसद हो गया, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। और आज का हमारा टॉपिक है ही लोकसभा। आज हम लोकसभा के बारे में देखने वाले हैं। राष्ट्रपति के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं। फिर भी देखिए राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होता है, निर्वाचन मंडल में कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं उनको हम इस लेक्चर में देख लेते हैं। शॉर्ट में हम देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी रिवीजन आपको करा देता हूँ राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सदस्य सम्मिलित होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में देखिए संसद में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा सभी राज्यों की विधान सभाओं के विधान सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, प्लस दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होते हैं। यहाँ पर दिल्ली और पुदुचेरी अलग मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी सम्मिलित होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। अब इसके बाद देखिए राज्यसभा के बारे में हम बाद में देखेंगे। और राज्यसभा को यहाँ पर उच्च सदन कह दिया जाता है, उच्च सदन। ठीक है। और लोकसभा को निम्न सदन कह दिया जाता है।
लेकिन संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि राज्यसभा को उच्च सदन कहें और लोकसभा को निम्न सदन कहें। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति के बारे में संविधान में अनुच्छेद 52 में दिया गया है राष्ट्रपति के बारे में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसके अलावा राज्यसभा के बारे में हमने देख लिया 80 में, और 79 में संसद के बारे में दिया गया है, और लोकसभा के बारे में 81 में दिया गया है। आज का मेन फोकस हमारा लोकसभा पर ही है। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कह दिया जाता है। अब हम लोकसभा सदस्यों की बात करते हैं। आगे आ जाते हैं यहाँ पर। देखिए, लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, ये अधिकतम संख्या है। तो अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं लोकसभा में। अब 552 में 530 सदस्य जो होते हैं वो राज्यों से आते हैं, सभी राज्यों से। ठीक है, उसके बाद ये 20 सदस्य जो होते हैं इनमें, ये यूटी से आते हैं, मतलब यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्रों से आते हैं 20 सदस्य। इसके अलावा 2 सदस्य जो होते हैं ये आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य होते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। आंग्ल भारतीय समुदाय के ये सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, लोकसभा में अधिकतम जो संख्या होती है वो 552 होती है, जिनमें कि 530 राज्यों से आते हैं और 20 यूनियन टेरिटरी मतलब संघ राज्य क्षेत्रों से आते हैं, और ये 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं। इन 2 सदस्यों के बारे में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 331। इसमें इन 2 सदस्यों के बारे में प्रावधान किया गया है। क्या प्रावधान है कि यदि राष्ट्रपति की राय में एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह उस समुदाय के अधिकतम 2 प्रतिनिधियों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। तो आपके समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर लोकसभा के जो 552 सदस्य होते हैं, अगर इनमें राष्ट्रपति को लगता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वो किन्हीं 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को लोकसभा सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया है कि लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 552। उनका किस प्रकार से विभाजन होता है ये हमने देख लिया है। और राज्यसभा का आपको मैं बता दूं साथ में, राज्यसभा में जो सदस्य संख्या होती है वो 250 होती है, जिनमें कि 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब वो किन क्षेत्रों से आते हैं वो हम बाद में राज्यसभा के लेक्चर में देखेंगे। इसके अलावा सभी राज्यों से होते हैं। इसमें 4 होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से। तो यहाँ पर आपने देखा कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेशों से सदस्य होते हैं। यहाँ पर 4 हैं और यहाँ पर 20। तो हम वापस लोकसभा में आ जाते हैं। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है। अब इनका किस प्रकार से विभाजन किया गया है, 530, 13 और 2। देखिए, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आपको बता देता हूँ। अब तो देखिए, जम्मू कश्मीर जो राज्य था अब उसके 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। इससे पहले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 थी। उसके बाद देखिए, जम्मू कश्मीर जब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई, 9। अब उसके बाद 2 केंद्र शासित प्रदेशों को एक कर दिया गया, दमन और दीव को और दादर व नागर हवेली को, इन दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया। तो फिर उसके बाद संख्या कितनी होगी, वापस 8। तो वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वो 8 है। अब इससे संबंधित जो यहाँ पर चेंजेज हुए हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, पहले 530 राज्यों से थे जब केंद्र शासित प्रदेश नहीं था जम्मू कश्मीर, तो उससे पहले 530 सदस्य राज्यों से थे और 13 सदस्य यहाँ पर यूटी से थे और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के थे। लेकिन अब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर 524 सदस्य बचे, क्योंकि 6 सदस्य जो जम्मू कश्मीर के थे वो यूटी में चले गए, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या में चले गए 6 सदस्य। तो यहाँ पर कितने बचे, 524, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर था राज्य उसमें 6 सदस्य थे। अब उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया तो ये 6 सदस्य कहाँ जाएंगे, संघ राज्य क्षेत्रों में। तो यहाँ पर जो सदस्यों की संख्या हो गई वो 19 और यहाँ पर 2 की 2 रही। ठीक है, तो 524 सदस्य राज्यों से, ये वर्तमान की स्थिति है। 19 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से मतलब यूनियन टेरिटरी से, और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के, एंग्लो इंडियन। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए लोकसभा की वर्तमान स्थिति है उनकी सदस्यों की संख्या की। अब इनकी योग्यता के बारे में हम देख लेते हैं कि लोकसभा सदस्य जो होते हैं उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, तो पहले नंबर पर योग्यता मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहले नंबर पर वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक।
ठीक है। दूसरे नंबर पर वह न्यूनतम 25 वर्ष का हो, ठीक है, 25 वर्ष का हो चुका हो, तब उसके बाद वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो सकता है। तो यहाँ पर हमने लोकसभा सदस्यों के बारे में देख लिया है। आपको ये भी याद रखना है कि ये 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के जो सदस्य होते हैं, इनको मनोनीत करता है राष्ट्रपति, और इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 331 में। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद 331 में क्या है, ठीक है। हम देखिए थोड़े से अलग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। दोनों सदनों की कार्यवाही के लिए 1/10 सदस्य उपस्थित होना आवश्यक है। इसको हम कहते हैं गणपूर्ति या कोरम, ये भी आपको याद रखना है। देखिए 1/10 सदस्य से अगर संख्या कम हुई तो कार्यवाही सदन में नहीं होगी, और ये दोनों के लिए हैं, दोनों सदनों के लिए हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए। ये नियम दोनों के लिए हैं। अगर हम लोकसभा में देखें 1/10 सदस्य से अगर कम हुए तो लोकसभा में कार्रवाई नहीं होगी। राज्यसभा में भी अगर 1/10 सदस्य से संख्या कम हुई तो इसमें भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसको हम गणपूर्ति या कोरम कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। अब देखिए पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि देखिए नवनिर्वाचित लोकसभा होती है, जब नवनिर्वाचित लोकसभा होती है तो उसमें से सर्वाधिक वरिष्ठ नागरिक को प्रोटेम स्पीकर पहले बना दिया जाता है। पहले एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर, ये प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित लोकसभा में किसको बनाया जाता है? जो सर्वाधिक वरिष्ठ होता है। तो सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। अब ये क्या करता है? ये सभी बाकी लोकसभा सदस्य जो होते हैं उनको शपथ दिलाता है। तो उनको शपथ दिलाने के लिए सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है नवनिर्वाचित लोकसभा में। उसके बाद देखिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। अब हम लोकसभा अध्यक्ष के बारे में देख लेते हैं। देखिए पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। यहाँ पर जीवी का मतलब है गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। जीवी मावलंकर का मतलब है गणेश वासुदेव मावलंकर। देखिए लोकसभा अध्यक्ष का चयन किस प्रकार से होता है ये भी हमको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 93 में दिया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष का चयन लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। तो लोकसभा अध्यक्ष का चयन किस प्रकार से होता है? लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। अब इसके बाद देखिए पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। अभी हम आगे इनसे संबंधित क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे तो वो आपको आने चाहिए। अब हम देखते हैं, देखिए मंत्री परिषद के बारे में। यहाँ पर मंत्री परिषद किसको कहते हैं? क्या सरकार होती है? मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। तो इन सभी के बारे में अब हम देखते हैं। देखिए वर्तमान में चुनाव के बाद लोकसभा सदस्यों की संख्या है कितनी? 545। अब मैं संविधान में मंत्री परिषद के बारे में क्या प्रावधान किया गया है ये पहले बता देता हूं आपको। देखिए अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान या प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद के बारे में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, मतलब पीएम होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए 545 ये सदस्य हो गए। अब मंत्री परिषद में कितने सदस्य जाएंगे? मंत्री परिषद में लोकसभा के 545 में से कितने सदस्य जा सकते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। इसमें केवल 15% सदस्य ही, अधिकतम 15% सदस्य ही मंत्री परिषद के सदस्य बन सकते हैं। मंत्री परिषद में मंत्री बनकर जा सकते हैं अधिकतम 15% सदस्य ही। लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं। अब अधिकतम 15% इनका कितना हो गया? 81। तो केवल 81 सदस्य मंत्री परिषद में मंत्री बन सकते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। अब देखिए ये प्रावधान जब संविधान लागू हुआ था तब नहीं था। ये प्रावधान कब किया गया? 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा। इससे पहले क्या होता था? जो भी बहुमत दल होता था लोकसभा में वो ज्यादा से ज्यादा मंत्री बनाना सोचता था, तो वो मंत्रियों की संख्या बाद में 2003 में सीमित कर दी गई। केवल अधिकतम 15% सदस्य ही लोकसभा के मंत्री परिषद में मंत्री बनकर जा सकते हैं, ये हमको याद होना चाहिए अच्छे से। अब ये लोकसभा के 15% सदस्य मंत्री परिषद में चले जाते हैं, फिर ये मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये भी हमको याद रखना है। मंत्री परिषद जो होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति नहीं होती है,
लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता रहता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के। तो लोकसभा के अधिकतम 15% सदस्य ही मंत्रिपरिषद में मंत्री बनकर जा सकते हैं, ये हमने देख लिया है। अब यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 75 में क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 74 में ये कहा गया था कि राष्ट्रपति को सहायता में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख या प्रधानमंत्री होगा। तो अनुच्छेद 75 में इन सभी मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में बात कही गई है, प्रधानमंत्री सहित। क्या कहा गया है इसमें कि राष्ट्रपति के द्वारा पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी, उसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य सभी मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। अभी हम अनुच्छेद 75 को डिटेल में भी देखेंगे बाद में। तो 74, 75 और यहाँ 91वां संविधान संशोधन हमने देखा, ये हमको याद होने चाहिए। इनसे संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर मंत्रिपरिषद में। यही मंत्रिपरिषद सरकार होती है और ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब इसमें जो मंत्री होते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले है कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री, उसके बाद होते हैं उप मंत्री। ये 3 प्रकार के मंत्री मंत्रिपरिषद में होते हैं। अब इनके बारे में हम देखते हैं। देखिए कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? आपने सुना होगा मंत्रिमंडल, तो कैबिनेट मंत्रियों का समूह ही मंत्रिमंडल कहलाता है। ये भी हमको याद होना चाहिए। मंत्रिमंडल क्या होता है? कैबिनेट मंत्रियों का समूह, मंत्रिमंडल। जो ये बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं जैसे कि गृह मंत्रालय हुआ, रक्षा मंत्रालय हुआ और विदेश मंत्रालय हुआ, इस प्रकार के जो बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं वो कैबिनेट मंत्रियों के पास होते हैं। तो बड़े बड़े मंत्रालयों के मंत्री जो होते हैं उनको कैबिनेट मंत्री कहते हैं। ये सभी मंत्रियों में महत्वपूर्ण होते हैं कैबिनेट मंत्री। इसके बाद आते हैं देखिए राज्य मंत्री। राज्य मंत्री भी 2 प्रकार के होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और कैबिनेट मंत्रियों के सहायक। तो यहाँ तो हमें नाम से ही पता चल गया कि ये क्या होते हैं, कि इनका क्या काम होता है। यहाँ तो हमें नाम से ही पता चल गया। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री कौन से मंत्री होते हैं, इनका क्या काम होता है, ये हम देखते हैं। देखिए इनके अलावा गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, इनके अलावा भी कुछ छोटे छोटे मंत्रालय होते हैं। तो वो मंत्रालय इन राज्य मंत्रियों के पास होते हैं, वो छोटे छोटे मंत्रालय इनके पास होते हैं, ये होते हैं राज्य मंत्री। इसके बाद देखिए तो यहाँ पर हमने देखा छोटे छोटे मंत्रालयों के जो मंत्री होते हैं वो राज्य मंत्री होते हैं, वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं। ठीक है। अब इनके अलावा जो राज्य मंत्री होते हैं वो होते हैं कैबिनेट मंत्रियों के सहायक। आपको पता है कि ये बहुत बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं जैसे कि गृह मंत्रालय हुआ, रक्षा मंत्रालय हुआ, विदेश मंत्रालय हुआ। तो ये मंत्रालय जिनके पास होंगे, जिन मंत्रियों के पास होंगे, उनकी सहायता के लिए, क्योंकि ये बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं, उनकी सहायता के लिए कुछ मंत्री रखे जाते हैं, वो होते हैं ये वाले राज्य मंत्री जो कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। तो हमने यहाँ पर राज्य मंत्री के बारे में देख लिया है। अब हम देखते हैं उप मंत्री के बारे में। उप मंत्री कौन होते हैं? तो ये उप मंत्री कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। इन दोनों के अधीन कार्य करते हैं, इनकी सहायता करते हैं। ठीक है। तो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री के अधीन कार्य करते हैं ये उप मंत्री। तो यहाँ पर हमने मंत्री परिषद के बारे में देख लिया है। इसके अलावा देखिए मंत्री परिषद में जितनी बैठक होती हैं उनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, मतलब पीएम करता है। और इन बैठकों में कौन कौन सम्मिलित होता है? प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री इन बैठकों में सम्मिलित होते हैं। ठीक है। तो केवल प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री इन बैठकों में सम्मिलित होते हैं जब तक कि राज्य मंत्री और उप मंत्री को ना बुलाया जाए। तो यहाँ पर हमने देखिए लोकसभा में मंत्री परिषद के बारे में देख लिया है। अब हम इसके आगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। हमने पढ़ा था अनुच्छेद 75 से पहले अनुच्छेद 74 भी पढ़ा था। तो 74 और 75 के बारे में हम पता होना चाहिए। 74 में क्या लिखा गया था कि राष्ट्रपति को सहायता में सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। ठीक। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 75 में इन सभी मंत्री परिषद में जो मंत्री होते हैं उन सभी मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में बात कही गई है, प्रधानमंत्री सहित। तो क्या कहा गया है इसमें? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि सभी मंत्रियों की प्रधानमंत्री सहित नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। जो अन्य मंत्री होते हैं प्रधानमंत्री के अलावा उन सभी मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा। इसके बाद हमने पढ़ा था 91वां संविधान संशोधन, यहाँ पर वहाँ ऐसा लिखा जाएगा। तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा क्या किया गया?
मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। ये इसको सीमित कर दिया गया। मंत्रिपरिषद की सदस्यों की संख्या लोकसभा का अधिकतम 15% कर दी गई, ये सीमित कर दिया गया। अब हम देखते हैं लोकसभा से संबंधित क्वेश्चन आंसर। तो ये क्वेश्चन मैंने वही लिए हैं जो पहले एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसलिए आने वाले एग्जाम की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए। तो अभी हमने डिटेल में भी देखा था कि लोकसभा सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, उसके अलावा वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 25 वर्ष। आगे देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1972 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2026। तो दोस्तों ये तो आपको पता होगा कि जो लोकसभा में सीटों का आवंटन होता है वो राज्यों की जनसंख्या के अनुसार होता है। तो वर्तमान में जो राज्यों की जनसंख्या के अनुसार सीटों का आवंटन है वो 1971 की जनगणना के अनुसार है, ना कि वर्तमान में जो जनसंख्या है उसके अनुसार। तो ये प्रावधान संविधान के अनुसार अभी कब तक रहेगा, 2026 तक। 2026 तक लोकसभा में सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के अनुसार रहेगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, 2026। आगे देखते हैं। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। तो अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है, 552। अभी हमने डिटेल में भी देखा था इसके बारे में। देखिए 552 में 530 सदस्य राज्यों से आते हैं, उसके अलावा 20 सदस्य यूटी या यूनियन टेरिटरी से आते हैं, उसके अलावा 2 सदस्य और जो एंग्लो इंडियन होते हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य होते हैं। इनके बारे में मैंने आपको आर्टिकल ही बताया था 331। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति की राय में, अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है तो राष्ट्रपति की राय में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा सदस्य के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने लोकसभा सदस्यों के बारे में देख लिया है। हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। तो ये है इसका आंसर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 31वें संविधान संशोधन। ये संशोधन 1973 में हुआ था। मतलब हम समझ सकते हैं कि 1973 से पहले लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 थी, उसके बाद 1973 के बाद 545 हो गई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है। तो केंद्र शासित प्रदेशों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है, 20। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। 552 में 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य होते हैं। तो ये 20 आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो अभी हमने देखा था 1971 की जनगणना पर आधारित है ये, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए 2001 से पहले संविधान द्वारा क्या प्रावधान था कि सन 2000 तक 1971 की जनगणना के अनुसार ही लोकसभा सदस्यों की संख्या रहेगी। लेकिन सन 2000 जब आई तो 2001 में संविधान में दोबारा संशोधन किया गया, फिर उसको और आगे बढ़ा दिया गया 2026 तक। ये 84वां संविधान संशोधन था, 2001 में हुआ था। अब ये कौन सा संविधान संशोधन था, 84वां संविधान संशोधन। 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है वो 2026 तक 1971 की जनगणना के अनुसार रहेगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जातियों की बात चल रही है, इसमें एससी की बात चल रही है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 में एससी और एसटी दोनों के लिए लोकसभा में आरक्षण की बात कही गई है, एससी और एसटी के लिए, अनुच्छेद 330 में। ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया है 331। 331 में क्या कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वो किन्हीं 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को लोकसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकता है। तो उन 2 सदस्यों की बात की गई है जो एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है, जिनका मनोनयन किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसमें पूछा था अनुसूचित जातियों के बारे में, तो उनका आरक्षण किस में है, 330 में लोकसभा में। ठीक है।
हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो ये है 84। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। अनुसूचित जातियों की जो लोकसभा में संख्या है, आरक्षित संख्या है, वो है 84। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? अनुसूचित जनजाति, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति किस राज्य में है, तो वो है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश से ही सर्वाधिक सीटें आती हैं लोकसभा में अनुसूचित जनजाति से। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? आंग्ल भारतीय समुदाय से, ये बात मैं कई बार बता चुका हूं। तो यह है राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय का मनोनयन किया जाता है लोकसभा सदस्य के रूप में। तो इसका प्रावधान संविधान में 331 में किया गया, अनुच्छेद 331 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, आंग्ल भारतीय समुदाय का। अभी हमने डिटेल में देख ही लिया इसके बारे में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है? पहले हम पढ़ लेते हैं इसके चारों ऑप्शन। राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से नहीं होता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर होता है। दूसरे ऑप्शन में है प्रधानमंत्री द्वारा, तो ये भी गलत है। प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से नहीं होता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है प्रधानमंत्री की सलाह पर या मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तीसरे ऑप्शन में है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, ये भी गलत है। ऑप्शन डी में है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, ये बिल्कुल ठीक है। प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा होता है लोकसभा का कार्यकाल से पहले ही भंग किया जाना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है? तो इसका आंसर देखिए, वही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम रिपीट हो गया है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर, ये गलत है, हम उल्टा पढ़ रहे थे। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर या फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर, क्योंकि मंत्रिपरिषद का प्रधान या प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान या प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो लोकसभा के कम से कम 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वर्ष में 2 बार लोकसभा का सत्र बुलाया जा सकता है। वो कैसे? क्योंकि देखिए, कोई भी सत्र की जो अंतिम बैठक होती है, अंतिम बैठक और अगले सत्र की प्रथम बैठक के बीच में ज्यादा से ज्यादा 6 माह का गैप हो सकता है। तो इस प्रकार से देखिए, एक साल में कम से कम 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? कोरम मैंने आपको बताया था, कोरम या गण पूर्ति, तो वो कितनी होती है? 1/10। यही रूल होता है राज्यसभा के लिए। राज्यसभा के लिए भी कोरम कितना होता है? 1/10। अगर 1/10 से सदस्य संख्या कम हुई तो कोई कार्यवाही नहीं होगी लोकसभा या राज्यसभा में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गण पूर्ति कितनी होती है? वही क्वेश्चन पूछ लिया है। तो देखिए, चारों ऑप्शन हम पढ़ते हैं। सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 6वां भाग, ये गलत है, 10वां भाग होना चाहिए। ऑप्शन बी में बिल्कुल ठीक दिया है, 10वां भाग, तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति संख्या होती है, तो ये कितनी होती है? 1/10। अभी मैंने आपको बताया, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, संघीय क्षेत्र का मतलब संघ राज्य क्षेत्र। यहाँ पर संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो यहाँ पर संघीय क्षेत्रों का मतलब है संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश। तो मैंने आपको बताया था, राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से संख्या कितनी है? 4, और लोकसभा में वर्तमान में कितनी है? 19। ठीक है, और अधिकतम कितनी हो सकती है? 20। अधिकतम 20, वर्तमान में है 19। 19 कब से हुई है? जब जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया तो संख्या 19 हो गई, उससे पहले 13 थी। ठीक है, तो इस प्रकार से राज्यसभा और लोकसभा दोनों में संघ राज्य क्षेत्रों से सदस्य आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों में। दोनों सदन कौन कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? यहाँ सत्रावसान की बात चल रही है। सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा। सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा होता है। तो देखिए ये होते क्या है, ये 3 शब्द के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला होता है स्थगन, उसके बाद होता है सत्रावसान, उसके बाद होता है विघटन। देखिए जो प्रतिदिन बैठकें होती रहती हैं, तो बैठकों का स्थगन होता है, ये प्रतिदिन होता है। स्थगन किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष करता है स्थगन। देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, जैसे कि यही पूछ लिया है। तो जो स्थगन होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होता है। जो प्रतिदिन बैठक होती है उसका जो स्थगन होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होता है। इसके अलावा देखिए जो पूरा सत्र होता है, जब सत्र समाप्त होता है तो उसका अवसान जो होता है, सत्रावसान, वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। यहाँ पर राष्ट्रपति का आएगा, सत्रावसान राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और किसी लोकसभा का विघटन भी राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो यहाँ पर हमने देखा स्थगन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा और विघटन भी राष्ट्रपति द्वारा। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको याद होने चाहिए स्थगन, सत्रावसान और विघटन के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा सत्रावसान कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। तो लोकसभा की बैठक समाप्त किसके द्वारा की जाती है? मैंने आपको बताया था प्रतिदिन जो बैठक होती है वो स्थगन के द्वारा समाप्त की जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। पूरा सत्र जो समाप्त किया जाता है वो सत्रावसान के द्वारा किया जाता है। और लोकसभा भंग या विघटन जो होती है वो विघटन होता है। ऑप्शन सी में विघटन दिया है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए स्थगन होगा, क्योंकि प्रतिदिन बैठक की बात चल रही है। तो बैठक समाप्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा के कार्यकाल के बारे में बात चल रही है। यहाँ पर चारों ऑप्शन हम पढ़ते हैं। किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, गलत है, बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, यहाँ भी गलत है। 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। आगे पढ़ते हैं। ऑप्शन सी में दिया है आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये बिल्कुल ठीक है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की, यूपी की। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर लोकसभा सदस्यों की बात चल रही है कि राज्य से लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य होते हैं, तो वो उत्तर प्रदेश से होते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 80। देखिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या तो 80 है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 31। दोनों के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो 1971 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, इसके बारे में हमने अभी बात की थी। 1971 की जनगणना के अनुसार लोकसभा सदस्यों की संख्या है वर्तमान में भी। और 1971 में भी उत्तर प्रदेश की सभी राज्यों में सबसे ज्यादा जनसंख्या थी, इसलिए उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा लोकसभा सदस्य होते हैं 80। और राज्यसभा सदस्य भी सबसे ज्यादा होते हैं 31। या 30 नहीं, 31 है, सॉरी 31। ठीक है, आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24। भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। इसी के बारे में बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मामले में प्रथम है। दोनों में सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है। उत्तर प्रदेश तो पहले स्थान पर आ गया। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में कितनी सीटें थी? 80। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र जैसे संख्या आती है 48। और उसके बाद महाराष्ट्र के बाद आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सीटों की संख्या है 42। तो पहले स्थान पर यूपी आता है, दूसरे पर महाराष्ट्र है और तीसरे पर पश्चिम बंगाल। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित क्षेत्रों के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल 1 सीट है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। इन तीनों में लोकसभा में इन तीनों में से 1-1 सीट है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27।
लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। देखिए क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है, बिहार पीसीएस में, उत्तराखंड पीसीएस में और मध्य प्रदेश पीसीएस में, सभी में आया हुआ है ये। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन बी। 74 अनुच्छेद 74 में आपको पता ही है क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता में सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान या प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। तो देखिए प्रधानमंत्री किस में होता है? लोकसभा में। तो लोकसभा का नेता कौन होगा? प्रधानमंत्री। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। भारत में लोकसभा का ब्रैकेट में दिया स्पीकर, अध्यक्ष, 4 ऑप्शन आपके सामने है। मनोनीत किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बात चल रही है। मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है? तो ये चयनित किया जाता है। ठीक है, ये लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा चयनित किया जाता है, न कि नियुक्त, न निर्वाचन और न मनोनीत। ये चयन किया जाता है इसका, लोकसभा अध्यक्ष का। तो देखिए ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आईएएस 2009 में आया हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो वो किसे सौंपता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, लोकसभा उपाध्यक्ष को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? 4 ऑप्शन है हमारे सामने, हम पढ़ते हैं ऑप्शनों को। लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, गलत है। ऑप्शन बी में दिया है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, ये बिल्कुल ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष को जो हटाया जा सकता है वो इसी प्रकार से हटाया जा सकता है कि लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। तो प्रोटेम स्पीकर के बारे में मैंने आपको बताया था, दोबारा बता देता हूं कि जो नव निर्वाचित लोकसभा होती है उसमें सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर को बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य होता है, उसको सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर क्यों बनाया जाता है? सभी सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए। शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर को बनाया जाता है। उसके बाद देखिए जब जब सबको शपथ मिल जाती है उसके बाद उपाध्यक्ष और अध्यक्ष बनाए जाते हैं। लोकसभा सदस्यों द्वारा ही उनका चयन किया जाता है, लोकसभा सदस्य द्वारा ही अध्यक्ष का चयन किया जाता है। चयन किया जाता है, यह भी हमने देखा था, न कि नियुक्त न निर्वाचन, चयन किया जाता है उसका। तो प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? सदस्यों को शपथ दिलाना। ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर अपने कोस्टिंग बोर्ड का प्रयोग केवल करते हैं। तो कोस्टिंग बोर्ड का मतलब यहाँ पर है निर्णायक मत। निर्णायक मत कब देता है लोकसभा अध्यक्ष? वो देखिए और 4 ऑप्शन देखते हैं। वर्तमान सरकार को बचाने हेतु, गलत है। संविधान में संशोधन के मामले में, गलत है ये भी। आपातकाल के मामले में, ये भी गलत है। ऑप्शन डी में दिया है जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो। तो ये बिल्कुल ठीक है, जब वोट बराबर बराबर होते हैं तो उस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अपना वोट देता है, अपना निर्णायक मत देता है। और ये संविधान में ये वाला प्रावधान किसमें किया गया है? अनुच्छेद 100 में, 100 में यह प्रावधान किया गया है कि जब वोट बराबर बराबर हो जाएं तो अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकता है। हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 34। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? अभी हमने देखा था, अभी हमने बताया था कि जो नव निर्वाचित लोकसभा होती है उसमें वरिष्ठतम या सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य होता है उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। और ये क्यों बनाया जाता है? सभी सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? अभी मैंने अनुच्छेद भी आपको बता दिया था कि लोकसभा अध्यक्ष जो अपना निर्णायक मत देता है वो प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 100 में, 100 में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए मावलंकर, जीबी मावलंकर। जीबी का मतलब मैंने आपको बताया था, गणेश वासुदेव मावलंकर। और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे हैं? तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो वो थे संगमा। संगमा आपको याद आ जाना चाहिए। तो प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष पी ए संगमा थे। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 39, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। लोकसभा का सचिवालय सीधे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। और यदि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होते रहेंगे। और मैंने आपको अनअकैडमी पर कोर्स खरीदने के बारे में बताया ही था कि आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। उसके लिए आपको करना है SHM कोड का यूज। किसी भी कोर्स को खरीदते समय अनअकैडमी पर यदि आप SHM कोड का यूज करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना है।